गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था सीड्स और ओपन पेज 37। आज हम आगे की बात करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने सीड्स के 3 फीचर्स लिखे हैं और ये 3 फीचर्स ये बताते हैं कि सीड्स इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसा कि तुम जानते हो कि जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर स्पोर डेवलप होते हैं। स्पोर्स भी एक मैकेनिज्म है कि अपनी स्पीशीज़ को कंटिन्यू करने का, लेकिन सीड हैबिट डेवलप हुई जिम्नोस्पर्म्स में और फिर कवर्ड सीड आए किसमें, एंजियोस्पर्म्स में। तो सीड हैबिट यानी कि सीड के डेवलप होने की एबिलिटी, उसकी क्या विशेषताएं हैं। उसकी सबसे पहली विशेषता है कि वाटर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है पॉलिनेशन या डिस्पर्सल के लिए, इसीलिए सीड एक बेटर ऑल्टरनेटिव है स्पोर के कंपैरिजन में। आगे अब वो दूसरे अलग अलग हैबिटाट्स में जाकर ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अगर ड्राई कंडीशंस होगी तो भी वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, और अगर एक्वेटिक यानी कि मॉइस्चर वाला हैबिटाट हुआ तो वहाँ पर भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। इसके अलावा इनके पास एक टफ सीड कोट होता है जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, जो प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियोज को, ठीक है। और एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो किसका रिजल्टेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें आई होंगी वेरिएशन। तो इसका मतलब ये जो सीड कोट है ये वेरिएशंस को भी इंश्योर करता है कि वेरिएशंस कंटिन्यू हो रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। ओपन पेज 38 के जो टॉप पैराग्राफ है इसमें इन्होंने देखो क्या लिखा है, सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स विच कैन बी यूज्ड एज फूड थ्रू आउट द ईयर। तो इसका मतलब इस तरह के जो सीड्स हैं जैसे कि राइस और व्हीट, ये हमारी एग्रीकल्चर की जान है, क्योंकि अगले सीज़न में बोने के लिए भी इनको यूज़ कर सकते हैं और इस सीज़न में खाने और बेचने के लिए भी इनको उपयोग कर सकते हैं। देखो इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने डॉर्मेंसी के बारे में बताया। पिछली बार मैंने बताया था कि डॉर्मेंसी का मतलब होता है स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, यानी कि जब सीड को अप्रोप्रिएट कंडीशन दी जा रही है उसके बाद भी वो जर्मिनेट ना करे, उसे कहते हैं डॉर्मेंसी। और इसको रिमूव करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे इसको रिमूव करने के लिए फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों तरीके हैं। कैसे? अगर सपोज करो कि फिजिकली उसकी डॉर्मेंसी रिमूव करनी है तो फिजिकल फोर्सेस से उसके सीड कोट को लूजन अप करना पड़ेगा। जैसे सीड्स को किसी टफ चीज़ से अगर रगड़ दिया जाए तो उनका सीड कोट टूट जाएगा या लूज हो जाएगा, उसके बाद बाहर की जो मॉइस्चर है या बाहर की जो गैसेज हैं वो अंदर एंटर कर पाएंगी, जिससे कि उस सीड्स का जर्मिनेशन पॉसिबल होगा। ज़्यादातर केस में सीड तभी जर्मिनेट नहीं कर पाता, यानी कि इनएक्टिव रहता है, जबकि गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता, मॉइस्चर अंदर नहीं पहुंच पाता। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनके द्वारा हम सीड कोट को लूजन अप कर सकते हैं, जैसे कि एंजाइम ट्रीटमेंट या फिर एसिड एंड बेस ट्रीटमेंट। और बायोलॉजिकल मेथड वो है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने किसी फ्रूट को या सीड को खा लिया, उसके बाद उसके एलिमेंट्री कैनाल से होता हुआ जब उस पर अलग अलग एंजाइम एक्ट करते हैं तो उसका सीड कोट लूजन अप हो जाता है। फिर जब वो उसके एक्सक्रीटा के थ्रू निकलता है वहाँ पर आकर वो इस लायक हो जाता है कि वो जर्मिनेट कर पाए। तो ये 3 अलग अलग मेथड मैंने बताए डॉर्मेंसी को रिमूव करने के। फिजिकल डॉर्मेंसी रिमूव करने का एक तरीका तुम्हारी बुक में भी दिया है पीछे, जहाँ पर सप्लीमेंट्री मटेरियल दिया है कि जो सैंड पेपर होता है, यानी जिसे हिंदी में रेगमाल कहते हैं, जिससे ये पेंट छोड़ाया जाता है ना, तो उससे भी सीड्स को रगड़कर, क्योंकि वो रफ होता है, उसका सीड कोट लूजन अप किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर एक टर्म दी है तुम्हारी बुक में, वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब होता है ड्यूरेशन for which the seed remains जिस ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरेशन फॉर विच द सीड रिमेन्स एक्टिव, जिस ड्यूरेशन के लिए सीड एक्टिव रहेगा। एक्टिव रहने का मतलब ये है कि अगर उसको अप्रोप्रिएट कंडीशन दी जाए तो वो जर्मिनेट कर सकता है, उसका एम्ब्रियो जीवित जितने ड्यूरेशन
ड्यूरेशन रहता है उसको उसका वाइबिलिटी पीरियड कहते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए, देखो अलग अलग स्पीशीज़ का वाइबिलिटी पीरियड अलग अलग होता है। कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो इनका वाइबिलिटी पीरियड मंथ्स में होता है, कुछ का ईयर्स में होता है। इसमें इन्होंने 2 एग्जांपल्स दिए हैं पेज 38 पर फर्स्ट पैराग्राफ में। देखो यहाँ पर इटैलिक्स में लिखा है ल्यूपिनस आर्क्टिकस। ल्यूपिनस आर्क्टिकस के जो सीड्स हैं वो 10,000 ईयर्स की डोरमेंसी के बाद भी उनको बोया गया तो वो जर्मिनेट हो गए। और दूसरे इन्होंने लिखा है फिनिक्स डेक्टिलीफेरा, ये 2000 साल पुराना जो सीड है ये भी जर्मिनेट हो गया, यानी कि उसका वाइबिलिटी पीरियड हज़ारों सालों का है। ये दोनों एग्जाम्पल्स का, ये दोनों एग्जाम्पल हमें सिर्फ ये बताने के लिए हैं कि कितने लंबे ड्यूरेशन तक ये सीड वाइबल रह सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है आफ्टर कंप्लीटिंग अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इट वुड बी वर्थ अटेम्प्टिंग टू comprehend the enormous reproductive capacity of some flowering plants by asking the following questions. How many eggs are present in an embryo sac? एक embryo sac में एक egg होता है। How many embryo sacs are present in an ovule? एक ovule में एक embryo sac present होगा। How many ovules are present in an ovary? इसकी कोई लिमिट नहीं है, अलग अलग स्पीशीज में एक ओवरी में अलग अलग संख्या मौजूद होती है। ठीक है, जैसे अगर हम अमरूद के फल को देखें तो अमरूद के फल में एक फल में कितने बीज होते हैं, इसका मतलब उसके ओवरी में उतने ही ज़्यादा क्या थे, ओव्यूल थे। हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन अ टिपिकल फ्लावर? एक टिपिकल फ्लावर में तो एक ही ओवरी प्रेजेंट होती है। हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन अ ट्री? तो उसकी तो कोई संख्या ही नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स इन विच फ्रूट्स कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज? यहाँ पर इन्होंने ऑर्किड नाम के फ्लावर का एग्जाम्पल दिया। ऑर्किड का जो फ्लावर होता है ऑर्किड का जो फ्रूट होता है इसके अंदर सीड्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा संख्या होने का मतलब ये है कि हर एक सीड के अंदर एक एम्ब्रियो है और हर एक एम्ब्रियो एक पूरे प्लांट को यानी कि ट्री को बनाने की एबिलिटी रखता है। और ये जो ऑर्किड के ट्रीज होते हैं या फिग के ट्रीज होते हैं ये काफ़ी बड़े होते हैं। इसका मतलब वो काफ़ी बड़ा बायोमास है। इतना छोटा सा सीड और इतने सारे बायोमास बनाने की एबिलिटी रखता है, ये वाकई एक बहुत ही आश्चर्य की बात है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ये एग्जाम में काफ़ी आता है इसलिए इसको ध्यान से सुनना। पहले देखते हैं एपोमिक्सिस क्या होता है। पिछली बार हमने देखा था कि अगर फ्रूट फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाए तो उसे पार्थिनोकार्पी कहते हैं। पार्थिनोकार्पी, ठीक है। और पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है अगर एक ऑर्गेनिज्म बने ना कि फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के तो उसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है एपोमिक्सिस की। एपोमिक्सिस का मतलब होता है सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सीड फॉर्म हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के। और उसी तरह से पार्थिनोकार्पी, कार्प मतलब फ्रूट होता है। जैसे तुमने सुना होगा पेरिकार्प मतलब फ्रूट से बाहर की लेयरिंग, तो पेरी मतलब बाहर, कार्प मतलब फ्रूट। तो यहाँ पर भी कार्प का मतलब फ्रूट है, यहाँ पार्थिनोकार्पी का मतलब है फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। और इसका एग्जाम्पल क्या था, बनाना, उनमें सीड नहीं होते। अब बात आती है पार्थिनोजेनेसिस की। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन।
यानी कि एनिमल्स में होता है पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। जेनेसिस मतलब एनिमल, कार्पी मतलब फ्रूट, और एपोमिक्सिस मतलब सीड फॉर्मेशन हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन। कैसे होता है? सपोज करो कि मियोसिस ना हो और उस वजह से एक ऐसा सीड गलती से जनरेट हो जाए, एक ऐसा ओव्यूल जनरेट हो जाए जिस ओव्यूल के अंदर एक एग प्रेजेंट है डिप्लॉयड। नॉर्मली क्या होता है कि एम्ब्रियोसाइट के अंदर सपोज ये सिनेट्रिड्स हैं और यहाँ पे एग सेल और ये है एंटीपोडल, ठीक है, ये है पोलर न्यूक्लियस। सपोज करो कि ये जो एग है नॉर्मल कंडीशंस में ये हैप्लॉइड होता है, ठीक है, लेकिन अगर मियोसिस ना हो और किसी कारण से ये जो एग है ये डिप्लॉयड रहता है, क्योंकि जिन सेल्स में मियोसिस स्टार्ट हुआ था यानी मियोसाइट्स, जिसको इस केस में क्या नाम देते हैं, इस केस में नाम देते हैं प्राइम मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। अगर वो तो डिप्लॉयड थे, अगर किसी कारण से ना मियोसिस ना हो तो जो एग बन रहा है वो भी डिप्लॉयड ही रह जाता है। अब इस एग का फर्टिलाइजेशन ना हो यानी कि इसमें एक सिंगल एन मेल गैमीट का ना आए और ये जो 2n है ये डायरेक्ट जाइगोट बन जाए, ठीक है, इस तरह से मैच्योर सीड बन जाए बिना फर्टिलाइजेशन के, क्योंकि तो उसके पास 2n का कॉम्बिनेशन पहले से ही है, उसको एक n मेल गैमीट की जरूरत नहीं है। ये जो चीज है ये एक तरह का एबेरेशन है। एबेरेशन शब्द का डिक्शनरी में मीनिंग देखना, शायद इसका मतलब होता है अपवाद, यानी कि नॉर्मल किसी प्रोसेस से चलते हुए अगर कुछ अनोखा या अलग होने लगे किसी गड़बड़ की वजह से तो उसको एबेरेशन यानी अपवाद कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रहा है ये भी एक तरह का एबेरेशन है, ठीक है। ये सब प्लांट्स में नहीं होता, ये कुछ प्लांट्स में होता है और वो एक गड़बड़ी के रूप में होता है कि उसमें सीड बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो इस तरह से एक फीमेल गैमीट जो कि डिप्लॉयड है, अगर वो एक सीड को जन्म दे देता है बिना फर्टिलाइजेशन के, क्योंकि उसके पास 2n पहले से है, तो उसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीएम्ब्रियोनी। देखो, पॉली मीन्स होता है मेनी, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियोज। सपोज करो कि ये डायग्राम देख लेते हैं। सपोज ये एक एम्ब्रियोसाइट है और इसके आसपास प्रेजेंट है न्यूसेलस, ठीक है। अब ये जो न्यूसेलस के सेल्स हैं ये सपोज करो अंदर की तरफ ग्रो होने लगे, ठीक है। ये देखो, ये अंदर की तरफ ऐसे ग्रो होने लगे। ये न्यूसेलस के बाहर के जो सेल्स थे वो अंदर घुस के आने लगे। इस वजह से क्या हुआ कि इस पूरे स्ट्रक्चर में एम्ब्रियोसाइट में चैम्बर्स बन गए यानी कि खाने बन गए। अब इस हर खाने के अंदर क्या प्रेजेंट है? सीड्स, क्योंकि एम्ब्रियोसाइट में तो सीड ही बन रहे थे। तो इसीलिए अब क्या होगा, ये वाला जो फ्रूट बनेगा ये कैसा बनेगा? ये पॉली एम्ब्रियोनिक बनेगा। और ऐसा किस में देखने में आता है? सिट्रस फ्रूट्स, जैसे कि संतरे में तुमने देखा हो कि खोलने पर हमें क्या दिखते हैं? अलग अलग उसके फांके यानी कि पीस दिखते हैं। और वो ये फांके क्यों बनी थी कि बाहर का जो न्यूसेलस टिश्यू था जो न्यूट्रिशन देने का काम कर रहा था एम्ब्रियोसाइट को, वो प्रोट्रूड करके यानी कि घुस के अंदर तक आ गया और उसने उस सारे चैम्बर के अलग अलग सेक्शंस यानी कि खाने बना दिए। इस मैकेनिज्म को पॉलीएम्ब्रियोनिक कहते हैं। अब आती है इंपॉर्टेंट बात। देखो, इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है पेज नंबर 39 पर। ऑब्जर्व द मेनी एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स फ्रॉम ईच सीड, काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज इन ईच सीड। तो ये तो वही बात है कि हम ये बताएं गिन के कि हर एक फांक जो है संतरे की या मौसमी की, उसमें कितने सीड हैं। वो तो वेरी करता है, 2 या 3 होते हैं। व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमिक्टिक एम्ब्रियो? एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज की जेनेटिक नेचर होगी डिप्लॉयड, ठीक है। और वो कैसे होंगे? वो क्लोन होंगे। अब देखो, मैंने ये कहा था अभी कि एपोमिक्सिस जो होता है इसमें फीमेल गैमीट बिना फर्टिलाइज हुए क्या बनाता है? सीड बनाता है।
मेल गैमीट आकर उससे फ्यूज नहीं करता, इसका मतलब वो किसका क्लोन होगा, वो फीमेल पेरेंट का क्लोन होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो येस दे कैन बी कॉल्ड क्लोन्स। लास्ट पैराग्राफ में देखो, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स। अब यहाँ पर वो हमें इस पैराग्राफ में ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने खेतों में जो उगाते हैं, फसल उगाते हैं, उसके सीड्स हाइब्रिड नेचर के होते हैं। हाइब्रिड यानी कि दो सुपीरियर ब्रीड्स के कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन उसमें होता है। लेकिन जैसे जैसे सपोज करो हमने इस बार फसल उगा ली, उसके बाद उस फसल में जो अनाज हमारे पास पैदा हुआ उसको ही हम बीज के रूप में अगली बार उपयोग नहीं कर सकते। उसका कारण ये है कि हाइब्रिड्स को बनाने का, हाइब्रिड के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अगर इसी तरह से उगाते चले जाएं तो वो लूज हो जाते हैं, ठीक है, वो स्थिर नहीं रह पाते। तो हाइब्रिड कैरेक्टर के इस लॉस को कहते हैं लॉस ऑफ हाइब्रिड विगर। लॉस ऑफ हाइब्रिड विगर यानी कि हाइब्रिड कैरेक्टर का इस तरह से लूज हो जाना लॉस ऑफ हाइब्रिड विगर कहलाता है। अच्छा, हाइब्रिड विगर यानी कि हाइब्रिड नेचर को लूज ना हो जाए, इसीलिए हम उन सीड्स को दोबारा नहीं बो सकते, हमें हर बार नई सीड खरीदने पड़ते हैं। और तुम जानते हो कि जो किसान हैं हमारे देश में काफ़ी गरीब हैं, हर बार नई सीड नहीं खरीद सकते क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी जो सीड बनाती हैं काफ़ी महंगे होते हैं, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद बनाती हैं। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यह है कि एपोमिक्सिस वाली टेक्निक से ऐसे सीड्स बनाए जाएं जो अपनी मदर के कैरेक्टर को क्या करें, रिटेन करके रख सकें। क्योंकि एपोमिक्सिस से जो सीड बनेंगे वो कैसे होंगे, वो बिना फर्टिलाइजेशन के बनेंगे, पेरेंट के कैरेक्टर्स को मेंटेन करके रखेंगे और क्लोन होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड कैरेक्टर को भी मेंटेन कर सकते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि एपोमिक्टिक सीड्स के एडवांटेज क्या है, तो वो क्या लिखेंगे हम, दे मेंटेन कैरेक्टर ऑफ देयर प्लांट, पेरेंट प्लांट, सो दैट हाइब्रिड कैरेक्टर इज नॉट लॉस्ट, ठीक है। इसके बाद उनकी डिसएडवांटेज क्या है कि एपोमिक्टिक सीड्स को बनाना एक मुश्किल काम है, क्योंकि अभी उस पर रिसर्च चली रही कि एपोमिक्टिक सीड्स कैसे बनाएं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर पेज 39 पर होता है फिनिश। और इसके बाद इसकी एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइजेज जो हैं ये जो दिए, ये तुम सभी को कॉपी में करनी है और करके मुझे व्हाट्सएप मैसेज से दिखानी है, ग्रुप में ही दिखा दो, क्लास 12th वाले ग्रुप में, या फिर मेरे पर्सनल इनबॉक्स में भेज सकते हैं। और इसके अलावा हाँ, गूगल क्लासरूम में भी भेज सकते हैं। इसके बाद कल से हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। थैंक यू।